हमारे इंडस्ट्री में ऑनेस्ट लोग बहुत कम हैं। जैसे ऑडियंस इज़ द किंग, तो आई थिंक जो भी हुआ है वो उनकी ब्लेसिंग्स, ऑडियंस की ब्लेसिंग्स की वजह से, उनकी एक्सेप्टेंस की वजह से हुआ। मुंबई आया मैं एंड जैसे ही मैंने अप्रोच किया दैट आई एम हियर फॉर द ऑडिशन, तो उन्होंने मुझसे कहा यू आर नॉट फिट। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वर्कआउट करता हूँ रोज़, मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ। तो उन्होंने कहा नो नो नो, यू डोंट फिट द रोल। वो मेरा पहला हार्ट ब्रेक मोमेंट था एज एन एक्टर। स्टार्टिंग में ही हर एक्टर इतने रिजेक्शंस फेस करता है कि रिजेक्शंस की जो फीलिंग है वो इतनी बड़ी होती है कि रिप्लेसमेंट वाली जो फीलिंग है वो उसके सामने कुछ नहीं है। मुझे कुछ वक्त लगा डाइजेस्ट करने में कि ये है क्या, या तो फिर हीरो या तो फिर विलन। यही अप्रोच और यही माइंडसेट को लेकर मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि मुझे हर किरदार को अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ निभाना है। मैंने फिल्म मेकिंग कोर्स ख़त्म किया, ऑडिशन देना स्टार्ट किया। देयर वाज नो वन टू हेल्प, कोई मदद नहीं करता था। कई बार आप अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते कि मैं टूट गया हूँ। आपको ही अपने आप को समेटना होता है। तो हर बार, हर रिजेक्शन के बाद अपने आप को समेटा। अगली सुबह एक नई होप, एक नई बिगिनिंग के अप्रोच के साथ वापस बिगिन किया। कॉम्प्रोमाइज़ जैसा एक वर्ड है इस इंडस्ट्री में, उसको क्या आपको कभी ऐसा ऑफर हुआ था या कुछ ऐसा हुआ? आप मेरे साथ काम करो ना करो, मैं तो आपके साथ काम नहीं करूँगा। तो चूँकि पापा के सपने पूरे नहीं हो पाए थे, जब आपने पापा को बताया कि मुझे एक्टर बनना है, उस दौरान उनका क्या रिएक्शन था? तो जब उन्हें पता चला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने टाइम पे एक्टर बनना चाहते थे। लेकिन अब उनका बेटा बनना चाह रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ में अपने आप को देखते हैं। ऐसा कौन सा रूमर जो सच नहीं है और डिनाई करना पड़ता है? डिवोर्स का। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ, मतलब आई थिंक नेगेटिविटी इतनी अट्रैक्ट करती है लोगों को। एज एक्टर्स हमें पता था कि ये सारी चीज़ें कभी ना कभी होती रहती है, एंड दिस टू शाल पास। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसा विलन जिसे आपने भर भर कर प्यार दिया है और साथ ही उतना एज ए हीरो भी प्यार दिया है। इसीलिए आप लोगों ने उन्हें दिया है एक अलग से नाम, और वो है #विलन हीरा, राइट? विलन हीरो। सो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है संजय सर आपका। ये जो मैंने पहले बताया कि ये कितना, आई थिंक बहुत कम लोगों को ये प्यार मिलता है कि एज ए विलन भी उतना प्यार करते हैं, एज ए हीरो भी आपको उतना चाहते हैं, राइट? तो ये जो हैशटैग मिला था आपको, क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहता हूँ कि जब पहली बार इस हैशटैग को देखा मैंने सोशल मीडिया पर, तो मुझे कुछ वक्त लगा डाइजेस्ट करने में कि ये है क्या। ऑडियंसेस इतने क्रिएटिव है, इतने इंटेलिजेंट है, इतने स्मार्ट है कि वो कभी कभी सरप्राइज़ कर देते हैं। बहुत सारे किरदार निभाए, बट इस तरह का हैशटैग पहली बार किसी को दिया होगा ऑडियंसेस ने, तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया। एंड जहाँ भी मैं जाता था अपने इंटरव्यूज़ में इस चीज़ को मेंशन करता था कि जो भी मेरे फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, ऑडियंसेस हैं, उन्होंने ये हैशटैग स्पेशली मेरे लिए बनाया है। एंड आई थिंक मेरे बाद जितने भी एक्टर्स ने इस तरह का रोल प्ले किया होगा, लेकिन उनको इस तरह का हैशटैग शायद नहीं मिला अब तक। या तो फिर हीरो या तो फिर विलन। या सो आई थिंक मैं उसे एज अ गिफ्ट एंड एज अ ब्लेसिंग देखता हूँ। बट बीइंग एन एक्टर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार मैं विलन में ज़्यादा अच्छा करूँ या फिर हीरो में ज़्यादा अच्छा, क्योंकि दोनों में आपको बहुत प्यार मिलता है, राइट? राइट। जब मैंने उस शो की शूट स्टार्ट की थी, वो एक पॉजिटिव रोल था। जो हीरोइन थी उसके लिए एक प्रोस्पेक्टिव ग्रूम का रोल था। तो मुझे ब्रीफ भी ऐसा ही दिया गया था कि आप एक राष्ट्रीय हीरो की तरह एंटर कर रहे हो। एंड लेटर ऑन जब वो कैरेक्टर नेगेटिव हो गया, तो मुझे ऑडियंसेस एंड बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स ने बोला कि आप वैसे दिखते नहीं हो, बट आपका रोल वैसा है। सो आई थिंक ये जो एलिमेंट है कि ऐसा दिखना नहीं बट पोर्ट्रे वैसा करना,
इसी वजह से ऑडियंसेस को एक ऐसा आइडिया आया होगा, थॉट आया होगा, आई एम अज्यूमिंग, कि विलन हीरो। बट ये अच्छी बात है ना कि ये और बड़ा चैलेंजिंग होता है किसी एक्टर के लिए कि आप दिखते वैसे नहीं हो बट आपको वैसा पोर्ट्रेट करना, राइट? तो ये बड़ा चैलेंज था आपके लिए? बहुत चैलेंजिंग था, झूठ नहीं बोलूँगा, बिकॉज पहली बार ऐसा रोल प्ले किया था मैंने। एंड मेरा बहुत सिंपल अप्रोच था उस वक्त, यही था कि मुझे हर दिन जो मेरे पास स्क्रिप्ट आती थी उसको मुझे बखूबी एग्जीक्यूट करना है, अपना 100% देना है, अटमोस्ट ऑनेस्टी, सच्चाई, ईमानदारी के साथ मेहनत करके सीन्स एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्म करना है, ताकि मैं ऑडियंसेस को एंटरटेन कर सकूं। एंड देखिए बाकी सारी चीज़ें जो है, हैशटैग और जो भी नेम फेम, वो सब अपने आप फॉलो होता है। और ऐसा हुआ, गॉड्स ग्रेस। यही एक अच्छे एक्टर की निशानी है कि वो अपना काम करे और बाकी सब ऊपर छोड़ दे, सब फैंस पर छोड़ दे। चलिए, चूंकि हम जिंदगी अनकट में आपसे मिलने आए हैं और आपकी ज़िंदगी के बारे में सारे अनछुए पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले संजय सर, जब आप पढ़ते लिखते थे या पढ़ाई किया करते थे, आपको बिल्कुल पता भी नहीं था कि आपको एक्टर बनना है। कैसे हुई थी इसकी शुरुआत? किसने आपको इंस्पायर किया था? और वो पहला लम्हा जब आपको लगा था नहीं मुझे एक्टर बनना है? स्कूल में अंटिल 7th स्टैंडर्ड मैं टॉपर हुआ करता था। मेरा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक ही आता था। मैं एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा था। लेकिन 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स एक शिफ्ट आया, अपने आप ही आया, नेचुरली आया। 8th स्टैंडर्ड से मैंने स्कूल को रिप्रेजेंट करना शुरू किया इन डांस कॉम्पिटिशन्स, फैशन शोज़। फिर मैं स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर बना। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा पढ़ाई में ध्यान कम होता गया एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान बढ़ता गया। एंड मैंने देखा कि मैं उस चीज़ में अच्छा हूँ। जब मैं स्टेज पे होता था और अपने स्कूल मेट्स को एंटरटेन करता था, तो उनको खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। उतनी खुशी नहीं मिलती थी जितनी मैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक आता था। जब मैं स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर भी बना, तो पूरी स्कूल जिस तरह से एनकरेज करती थी, मुझे देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यही मेरा पर्पस है लाइफ में, कि मुझे हैप्पीनेस स्प्रेड करनी है, लोगों को एंटरटेन करना है। तब मुझे ये नहीं पता था कि इन व्हाट फॉर्म एंटरटेन करना है, बस इतना पता था कि एंटरटेन करना है। आई एम सपोज टू बी ऑन द स्टेज। कैसे, एक्टर के जरिए या फिर किसके जरिए, ये नहीं पता? वो नहीं पता था। एंड इस चीज़ में मेरी स्कूल ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत एनकरेज किया, कभी किसी चीज़ में रोका नहीं। बाद में लेटर ऑन मुझे पता चला कि मेरे डैड भी एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाए, बिकॉज उन पे फैमिली प्रेशर था कि आपको बिजनेस ही करना है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। तो स्कूल के बाद जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की, तब मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मुझे तो डांसिंग भी बहुत पसंद है। एंड मैंने अपना फर्स्ट पोर्टफोलियो वहाँ पे क्लिक कराया। एंड पोर्टफोलियो क्लिक कराने के बाद इमीडिएटली मुझे वहाँ पे प्रिंट शूट्स मिलने शुरू हो गए। फिर मुझे लगा कि मुझे और बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद मैं मुंबई आया, मैंने फिल्म मेकिंग कोर्स किया। फिल्म मेकिंग कोर्स करते वक्त मेरे जितने भी कॉलेज मेट्स थे वो स्टूडेंट फिल्म्स बनाते थे, डिप्लोमा फिल्म्स बनाते थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी उस वक्त कि प्लीज़ आपकी फिल्म में अगर किसी एक्टर की ज़रूरत हो तो मैं हूँ, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो जब आप एक स्टूडेंट फिल्म बनाते हो तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आपके पास किसी तरह के रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो उस वक्त भी मेरा मेन माइंडसेट, मेरा मेन फोकस इसी चीज़ पे था कि मैं अपने काम को ईमानदारी से करूं, मैं उस रोल को बखूबी निभाऊं। मुझे नहीं पता था कि वो जो स्टूडेंट फिल्म है वो कितने लोग देखने वाले हैं। हो सकता है 5 लोग देखें, हो सकता है 10 लोग देखें, लेकिन मेरे लिए ये मैटर करता था कि अगर 5 लोग भी देखें तो उनको देख के लगे कि हाँ, इस इंसान ने ईमानदारी से काम किया, जी जान लगा दिया, जी जान लगा दिया। और वो 5 लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलेगी, मुझे इतना पता था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ऑलरेडी मुंबई आ चुका था, सिटी ऑफ ड्रीम्स, जहाँ पे हमारे माया नगरी। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे एक्टर बनना चाहिए, क्योंकि मैंने वो सारे ऑब्स्टिकल्स देख लिए इन स्टूडेंट फिल्म
कि बिना किसी वैनिटी वैन के, बिना किसी मेकअप रूम के, बिना किसी लग्जरी के भी मैं परफॉर्म कर पा रहा था और ईमानदारी से कर पा रहा था। तब मुझे लगा कि नहीं, यही अप्रोच और यही माइंडसेट को लेकर मुझे आगे बढ़ना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, बस यही अप्रोच रखना है लाइफ लॉन्ग कि मुझे हर किरदार को अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ निभाना है, बाकी सारी चीज़ें फॉलो होगी। सो तब मैंने ठान लिया कि मैं एक्टर बनूंगा। एंड उसके बाद फिल्म मेकिंग स्कूल के बाद, फिल्म मेकिंग कोर्स के बाद मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया और मुझे मेरा पहला शो मिला बालाजी टेलीफिल्म्स का, जो कि है बेरी पियॉन कलर्स। आप यकीन नहीं मानेंगे, उससे पहले काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि तुझे तो बालाजी टेलीफिल्म भी कास्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, ये सिर्फ बालाजी टेलीफिल्म्स का नाम क्यों ले रहे हैं। तो आप देखिए, वो ऑडियंस है और ये एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो ऑडियंस इसकी साइकी को समझता है। ऑडियंस ने जो मुझे कहा उस वक्त हुआ वही, उसी प्रोडक्शन हाउस ने मुझे कास्ट किया। तो वो प्रोडक्शन हाउस ऑडियंसेस की साइकी को कितना बखूबी समझता है कि वही हुआ। बट इस दौरान जब मुंबई आए, पापा का क्या रिएक्शन था? पापा ने मना किया? आई वुड से मेरी लाइफ में अगर मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये रही है कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे कभी किसी चीज़ में रोका नहीं, मना नहीं किया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो करना है करो, बस सही रास्ते पर रहना। सो मेरा सवाल यही था कि जब आप अपने सपने मुंबई पूरा करने आ रहे थे, तो चूंकि पापा के सपने पूरे नहीं हो पाए थे, जब आपने पापा को बताया कि मुझे एक्टर बनना है, उस दौरान उनका क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने तुरंत हाँ बोला या फिर बोला कि नहीं पहले पढ़ाई लिखाई करो या फिर अपना कुछ जिम्मेदारी संभालो? एक्चुअली स्कूल टाइम से ही उन्होंने किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, किसी चीज़ के लिए नहीं। मैं जो मांगता था वो मुझे देते थे। वो बस ये कहते थे कि हमेशा सही रास्ते पर रहना, बाकी तुम्हें जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो जब उन्हें पता चला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो बहुत खुश थे, क्योंकि वो अपने टाइम पे एक्टर बनना चाहते थे। लेकिन अब उनका बेटा बनना चाह रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ में अपने आप को देखते हैं। एंड मैं इस चीज़ को बहुत प्राउडली बोल सकता हूँ कि अगर वो मुझ में अपने आप को देखते हैं तो बहुत प्राउड फील करते होंगे वो। तो आई थिंक ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जहन में हमेशा से रही है कि मैं चाहे जो काम करूं, मेरे पापा मुझ में अपने आप को देखते हैं। तो जब वो मुझ में अपने आप को देखते हैं तो उनका वो नज़रिया इस तरह का होना चाहिए कि उनको प्राउड फील करे और वो सिर उठाकर अपने आप को देखे। बिल्कुल। सो मुंबई कहते हैं ना, जब आपका कोई गॉडफादर नहीं होता या आपका कोई अपना नहीं होता, मुंबई ये ऐसा शहर है, आपको पता ही है, यहाँ अपने भी लोग साथ नहीं देते हैं। फर्स्ट मुंबई में जब आए थे, किसने आपका साथ दिया था? कितने रिजेक्शन आपने झेले? वो तो हमने सुना कि पहला ऑडिशन आपको बालाजी में मिला, वो बहुत प्राउडली मोमेंट रहा होगा आपके लिए, बट उसके पीछे भी बहुत संघर्ष रहा होगा, राइट? तो उस संघर्ष के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कितने रिजेक्शन और क्या कहकर रिजेक्शन किया जाता था और आपको कितना दिल तोड़ देता था कि यार नहीं हो पाएगा हमसे? थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम। जब मैं पुणे में था, अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया, तब मुझे किसी ने बोला कि तुम्हें मुंबई जाके ऑडिशन देना चाहिए। तो मैं स्पेशली लाइफ का पहला ऑडिशन पुणे से मुंबई आया था देने के लिए। एक ऐड का ऑडिशन था। मैं अपने दोस्तों को ले आया था, अपने कॉलेज मेट्स को वहाँ से, कि चलो मेरा एक ऑडिशन है, ऑडिशन दूंगा और लॉक हो जाऊंगा मैं, कंफर्म हो जाऊंगा। कॉन्फिडेंस था वो, क्योंकि पुणे में पोर्टफोलियो बनवाने के बाद ही बैक टू बैक मैंने प्रिंट शूट्स किए थे, मेरे होर्डिंग्स लगे हुए थे। तो वो एक अच्छा कॉन्फिडेंस था उस वक्त कि मुंबई में भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन तो मुंबई आया मैं, एंड जैसे ही मैंने अप्रोच किया दैट आई एम हियर फॉर द ऑडिशन, तो उन्होंने मुझसे कहा यू आर नॉट फिट। तो मैंने उनसे कहा कि मैं वर्कआउट करता हूँ रोज, मैं फिट हूँ, मैं फिट हूँ। तो उन्होंने कहा नो यू डोंट फिट द रोल। मैंने कहा बट व्हाई डोंट आई फिट द रोल? रीज़न क्या है? आप सोचिए, बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका लुक इस कैरेक्टर में नहीं जा रहा है। एंड मेरे फ्रेंड्स नीचे वेट कर रहे थे। अब वो मेरा पहला हार्ट ब्रेक मोमेंट था एज एन एक्टर। पर जैसे ही मैं नीचे गया, मैंने एक्टिंग शुरू कर दी।
मेरे दोस्तों ने पूछा क्या हुआ, कुछ नहीं। ऊपर गया, उन्होंने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है, वो कैमरा के सामने है, कॉन्फिडेंटली बता दिया और उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया यू आर शॉर्ट लिस्टेड। तो मेरे दोस्त इम्प्रेस हो गए सारे, 4-5 दोस्त थे, क्या बात कर रहा है। हाँ बस कुछ दिन में शूट होगा। और फिर जब हम पुणे वापस गए उन्होंने फॉलोअप किया 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद, क्या हुआ वो शूट का। मैंने कहा वो पोस्टपोन हो गया, कुछ इश्यू है उनका, बट मैं कंफर्म दूँ। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। एंड मुंबई जब मैंने फिल्म मेकिंग कोर्स ख़त्म किया, ऑडिशंस देना स्टार्ट किया, देयर वाज नो वन टू हेल्प, कोई मदद नहीं करता था। बट मुझे इतना ज़रूर पता था कि मेरी फैमिली का बैकिंग है, इमोशनल सपोर्ट है। एंड कुछ चीज़ें मैंने स्कूल टाइम से ही सीख ली थी कि हर बार हर कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। अगर आप गिरते हो तो कई बार आप अपनी फैमिली को भी नहीं बता सकते कि मैं टूट गया हूँ, आपको ही अपने आप को समेटना होता है। तो हर बार हर रिजेक्शन के बाद अपने आप को समेटा एंड अगली सुबह एक नई होप, एक नई बिगिनिंग के अप्रोच के साथ वापस बिगिन किया। एंड ऐसे ही देखते देखते पहला ऑडिशन क्रैक हो गया इन अ टीवी शो। फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि यस दिस इज़ माई पर्पस ऑफ लाइफ एंड मुझे इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सो जब पहला ऑडिशन हुआ, पहला शॉट हुआ, जब पहला एक्शन बोला गया, उस दौरान सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था या फिर सब कुछ बिल्कुल नहीं, बहुत गालियाँ पड़ी थी। पहला वेरी फॉन्डली रिमेंबर इट वाज अ मास्टर शॉट। तो मास्टर शॉट में सिर्फ एक ग्राफ सेट होता है कि कौन सा एक्टर क्या मूवमेंट ले रहा है, पोजिशनिंग, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज होगी एक्सेट्रा। अब इससे पहले टीवी शो की शूट से पहले मैंने एक स्टूडेंट फिल्म की थी जहाँ पे मुझे खुला छोड़ दिया गया था, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, द कैमरा विल फॉलो यू। तो मैं एक ऐसा केयर फ्री एक्टर था कि जिसको अपनी मूवमेंट्स का, अपनी एंगल्स का, अपने ब्लॉक्स का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब व्हेन आई एम कास्ट इन अ टीवी शो, यहाँ पे आपको चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ की बहुत समझ रखनी पड़ती है, उस हिसाब से परफॉर्म करना पड़ता है कि मास्टर में आपको एक ऐसा एक ऐसा ग्राफ देना होता है। जब आपका क्लोज शॉट लगा है, जब आपका 2 शॉट लगा है, 3 शॉट लगा है, तो कितना ब्लॉक होगा, क्या लाइटिंग होगी, क्या एंगल होगा, द लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज़ जिसके बारे में आइडिया नहीं था। एंड जब मैंने अपना पहला शो किया था तब चीज़ें बहुत अलग थी। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, 16 घंटे 20 घंटे। आज की डेट में आई थिंक 15-16 घंटे होते हैं कुछ टीवी शोज़ में, बट नॉट 20 आवर्स और 24 आवर्स। आई स्टिल रिमेंबर मैं अपना टूथ किट कैरी करता था, यू नेवर नो कहाँ रुकना पड़े, सेट पे रुकना पड़े, मेकअप रूम में रुकना पड़े। सो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। एंड अब तो आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्टर्स उतने एरोगेंट है, बिकॉज एक्टर्स आज की डेट में टॉलरेट नहीं करते, बट उस टाइम पे टॉलरेट करना पड़ता था। सो आई रिमेंबर मास्टर के बाद जब मेरा क्लोज शॉट लगा था, मैं पूरा ब्लॉक से बाहर चला गया था। एंड माइक पे डायरेक्टर ने गाली बोली थी। आई वॉज हार्ट ब्रोकन कि यार 100-150 लोगों के सामने डायरेक्टर ने गाली बोल दी। मैं मेकअप रूम में गया, मैं थोड़ा सा रोया, बट रोने के बाद मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, आई कैन नॉट गिव अप। उसके अगले दिन से ही मैंने मॉनिटर पे बैठना शुरू कर दिया, डायरेक्टर के जस्ट पीछे। जब मेरा सीन नहीं भी शूट हो रहा है तो भी मैं उनके पीछे बैठ के मॉनिटर को देखता था कि एक्चुअल में मुझसे चाह क्या रहे, इन्होंने मुझे गाली क्यों दी। मुझे उस बात का बुरा नहीं लगा कि इन्होंने मुझे गाली दी, मुझे उस बात का बुरा लगा कि मुझ में क्या कमी है जो इन्होंने मुझे गाली दी, ताकि मैं उस चीज़ को वापस रिपीट ना करूं। वो जो चाहते हैं उसको केटर करूं, उसको डिलीवर करूं, ताकि वो माइक पे गाली की जगह मुझे बोले कि संजय आई एम प्राउड ऑफ यू, यू गेव अ गुड शॉट। तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी कि संजय में सीखने की चाह है। इसका सीन नहीं भी है तो भी वो मेकअप रूम में नहीं है, वो मॉनिटर पे बैठा है, मेरे पीछे बैठ के मुझसे सवाल पूछता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी गाली नहीं दी, उन्होंने मुझे सिखाया
क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये सिंसियर इंसान है, सिंसियर एक्टर है और ये सीखना चाह रहा है। या बट ये तो चलिए शुरुआत है, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर वहीं से स्टार्ट हुआ आपका सफ़र। इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा काला सच वो भी है, वो है कास्टिंग काउच, राइट? क्या कभी आपको ऐसे लोगों से सामना हो, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें फंस जाते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ जैसा एक वर्ड है इस इंडस्ट्री में उसको। क्या आपको कभी ऐसा ऑफर हुआ था या कुछ ऐसा हुआ, और हुआ तो आपने कैसे, क्या रिएक्शन दिया? वेल, मेरा ये मानना है कि हर इंसान की जो ओरिएंटेशन है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट वो ओरिएंटेशन जब आपकी प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को ख़राब करता है सो वो टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जब मैं नया था एज एन एक्टर, तब 2-3 ऐसे किस्से हुए थे जब मुझे इस तरह की चीज़ें ऑफ़र हुई थी, रिक्वेस्ट की गई थी। बट उस वक्त बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी मैनरफुल फैमिली, मुझे बचपन से ही ऐसी मेरी स्कूलिंग हुई है, मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है कि अपने मैनर्स को, अपने एटिकेट्स को कभी मत छोड़ना। तो ऐसी सिचुएशंस को भी मैंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली और मैनरफुल तरीके से टैकल किया कि ये जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझसे, ये गलत है। आप मेरे साथ काम करो ना करो, मैं तो आपके साथ काम नहीं करूँगा। दूसरा, अगर फिर भी आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, व्हाट आई कैन डू इज, आपकी ओरिएंटेशन को जो लोग मैच करते हैं, इफ़ आई कम अक्रॉस समवन लाइक दैट, मैं आप लोगों को मिलवा दूंगा। इसमें आप मेरा काम खराब मत करो। दैट वॉज माई अप्रोच। बट क्या कभी ऐसे लोगों की वजह से आपको अच्छे प्रोजेक्ट हाथ से निकल गए या ऐसा कुछ हुआ? आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ एक्टर्स ने ये फेस किया होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस चीज़ की वजह से उनके हाथ से निकल जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सिर्फ एक बहाने बन जाते हैं। जब काम होने वाला होता है तो बैठे बैठे हो जाता है। मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तब किया जब मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए इस तरह का फ़ोन कॉल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैं अपने होम टाउन में था एंड बिना किसी ऑडिशन के, बिना किसी लुक टेस्ट के मुझे कॉल आया कि ये शो है एंड इसमें कैमियो रोल है। आप सोचिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल डेस्टिनी, इट्स ऑल गॉड्स प्लान। जब काम होने वाला होता है तो अपने आप बहुत स्मूथली आपके पास आ जाता है, और जब काम नहीं होने वाला होता है फिर आप कितने भी एफर्ट्स डाल लो, नहीं होगा और बाकी सारी चीज़ें एक्सक्यूजेस बन जाएंगे। बिल्कुल। बट एक और बहुत कहावत है, हालांकि वो सिर्फ इसी इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह वो होता है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। जब आप बहुत कामयाब होते हो, बहुत नोन होते हो, लोग आपको बहुत, आपके बड़े दोस्त बन जाते हैं, है ना, हर पार्टी में आपके दोस्त, सब कुछ। That's right. बट सडनली आपको, अगर जैसे आपका काम नहीं है, आप कुछ समय तक आप काम नहीं हो, तो सब दूरियां बनाना शुरू करते हैं। क्या कभी आपने वो फील किया कि ऐसा ही होता है? हर प्रोजेक्ट में फेस करता हूँ, हर प्रोजेक्ट में ये ऑब्जर्व करता हूँ, विटनेस करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ। बट इट्स ओके। हम अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो आई कॉल इट फिल्ट्रेशन। हर प्रोजेक्ट में आपको पता चलता है कि उस प्रोजेक्ट की वजह से और उस सक्सेस की वजह से, उस फेम की वजह से, उस नेम की वजह से, उस फॉलोइंग की वजह से कौन लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। और जब थोड़ा सा एक गैप आता है आपकी लाइफ में, व्हेन यू आर आउट ऑफ वर्क, या फिर कोई आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हिट नहीं होते हैं, जिसमें आपको उतना नेम फेम नहीं मिलता है, तो कौन लोग डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो आई कॉल इट फिल्ट्रेशन। वो भगवान अपने आप फिल्ट्रेशन करता है। लाइफ में अलग अलग फेजेस में अलग अलग लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग रह जाते हैं, मैं उसको अलाइनमेंट बोलता हूँ। वो ट्रू अलाइनमेंट है एंड मैं उन लोगों को कभी खोना नहीं चाहता ऑनेस्टली। और वो गिने चुने 2-3 लोग हैं, बाकी सारे लोग सीजन्स की तरह है, आते हैं और जाते हैं। बट स्टिल जो गए भी हैं, ऑनेस्टली, इसलिए नहीं कि ये एक अनकट सेशन है, कैमरा के सामने हूँ, बट आई विश देम द बेस्ट इन लाइफ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
लाइफ में पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव वाइब्स एक्सेल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है, ग्रो करना है, तो सबके लिए अच्छा सोचो। बिल्कुल। और ये सही भी है कि सही और गलत का पता भी ऐसे समय में पता चलता है, राइट, कि कौन अपना है कौन पराया। चलिए अब आपकी बात करते हैं, पृथ्वी की ये किरदार कैसे आया, कैसे हुआ था, और हमने सुना आप अपना खुद डिजाइन करते हो, अपने लुक को खुद ही करते हो समथिंग, तो थोड़ा बताइए पहले इतना पॉपुलर शो हुआ था और कैसे हुआ था, क्या हुआ था? ऑनेस्टली ये गॉड्स प्लान था। मैं अपने होम टाउन में था, अपनी फैमिली के साथ था, दिवाली का वक्त था एंड मैं दिवाली सेलिब्रेट कर रहा था। अचानक से मुझे कॉल आया कि आपने किसी और शो का, किसी और प्रोडक्शन हाउस का एक ऑडिशन दिया होगा 6 महीने पहले, वो घूम फिर के वो ऑडिशन हमारे पास आया एंड वी वांट टू कास्ट यू फॉर दिस रोल इन दिस शो, जो इस चैनल पे आता है, प्राइम टाइम है, 2 महीने ही हुए हैं स्टार्ट हुए। सो एक कैमियो रोल है 3 महीने का, जिसमें एक ऐसा रोल है, ब्रीफ सिर्फ इतना ही था कि एक पॉजिटिव लड़का है, एक राजश्री हीरो की तरह दिखता है, हमारी हीरोइन के लिए प्रोस्पेक्टिव ग्रूम है, इनकी एंगेजमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सब टीआरपी के ऊपर है, दैट्स ऑल। मैंने कहा यार, क्योंकि मेरी लाइफ इमीडिएटली हाँ बोल दिया, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ रीजंस। एक दो बार ना बोलने का कोई रीजन ही नहीं था मेरे पास। आई वॉज लुकिंग फॉर अ गुड शो। इट वॉज बालाजी टेलीफिल्म्स, जिनके साथ मैंने अपना पहला शो किया था, नंबर 1 प्रोडक्शन हाउस, गुड स्टार कास्ट, गुड शो, 2 महीने हुए थे स्टार्ट हुए, ऑलरेडी अच्छा कर रहा था, गुड चैनल, प्राइम टाइम। मैंने ये नहीं सोचा कि कैमियो है, मैंने ये सोचा कि भले ही 1 महीने 2 महीने, इस 1 महीने या इन 2 महीनों में मैं क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई ब्रिंग टू द टेबल। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरा पहला दिन था शूट का, मैंने डायरेक्टर सर से जाके यही कहा, आफ्टर डूइंग 7-8 शोज, दिस वॉज मे बी माई 9th और 10th शो, मैंने कहा सर, आई नो यू लव सिंसियर एक्टर्स, बिकॉज उनके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना था। मैंने कहा सर, जेन्युइनली मैं भूल गया हूँ कि इस शो से पहले मैंने कौन से शोज किए, क्या काम किया है, मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ। पहले शो का ये अप्रोच मैंने वापस अपने 10th शो में शो किया टू द डायरेक्टर। ये बहुत अच्छी बात है कि सर, आई एम हियर टू लर्न, मुझे कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि टेलीविजन में, इस मीडियम में, एक डायरेक्टर जब शो सेटअप हो रहा होता है, वो अगर एक एक्टर को सही डायरेक्शन दिखाए, सही गाइडेंस दिखाए, तो कैरेक्टर अच्छा बन जाता है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया अकेले में, उन्होंने बोला ठीक है, आई एम देयर विथ यू, बस इतना। वो दिन था, और फिर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने करते करते उनके साथ 3 साल गुजर गए। क्या बात। पहले उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी कि इस रोल को कुछ ऐसा टच दे, ये कर दे, वो कर दे। मुझे याद है 6 महीने हुए थे, मैं आई गॉट अ हैंग ऑफ दैट कैरेक्टर सो मच कि बाद में 6 महीने बाद ऐसा दिन आया कि जब मैं सेट पे जाता था सीन करने के लिए, तो मुझे बोलते थे बता तू क्या करने वाला है, एंड मैं उनको रिहर्स करके दिखाता था। वो अपने कैमरा एंगल्स चेंज करते थे जस्ट बिकॉज मैं अपना होमवर्क करके आता था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा। तो उन्होंने जो कोरियोग्राफी सोची थी, उस हिसाब से जो कैमरा प्लेसमेंट्स किए थे, वो चेंज करते थे, बिकॉज ही यूज्ड टू फाइंड कि मेरी जो कोरियोग्राफी है, जो रिहर्सल में मैं दिखा रहा हूँ, इट इज़ बेटर देन व्हाट ही हैड थॉट, एंड ही यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ इट। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं इतना बड़ा डायरेक्टर हूँ अपने ईगो पे। हाँ, सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आई यूज्ड टू फील कि एक पॉइंट पे मैंने अपने आप को सरेंडर किया था, और 6 महीने बाद ही एज अ डायरेक्टर यूज्ड टू सरेंडर। तो मुझे ऐसा लगता था कि वाह यार, ये जो रिजल्ट है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड द राइट अप्रोच, बेटर कोऑर्डिनेशन। सो बड़ा ही पॉपुलर रोल, आपने सोचा भी नहीं होगा कि 3 महीने का 3 साल, राइट? बट 6 साल या 6 साल, बट जिस तरह से गया ये, लोग आज भी उसको बहुत याद करते हैं, आई एम श्योर डीएम करते हैं,
उम्मीद थी कि ऐसे जाने वाला, क्योंकि कई बार हुआ जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। 6 साल में 3 बार ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मुझे एग्जिट लेना पड़ा था। लेकिन जब डेस्टिनी के कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं ना, गॉड्स प्लान बोलते हैं ना, वो वाकई में होते हैं। बार बार 3 बार पृथ्वी को बुलाना। मुझे वापस लाया गया शो में, और ऐसा नहीं है कि लाया गया, मैं खुद जाना चाहता था। इट इज़ जस्ट दैट कभी कभी परिवार में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, लेकिन फिर परिवार इसीलिए बोलते हैं कि परिवार में जब छोटी मोटी चीज़ें होती है तो वापस सही भी हो जाती है, इसीलिए उसको परिवार क्या बोलते हो हैं। गया था? थोड़ा आप शेयर करना चाहें क्या हुआ था बेसिकली? कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मतलब अब परिवार वालों में जब कुछ चीज़ें होती है तो इट इज़ प्रोडक्शन या फिर बहुत पर्सनल चीज़ें होती है ना, इसीलिए मैं उनको परिवार बोल रहा हूँ। तो इट वॉज अ मैजिकल जर्नी, बहुत सारे अप्स डाउन्स, हाईज लोज, बट अगर मैं ओवरऑल पिक्चर देखूँ उन 6 सालों का, तो अभी भी मुझे यकीन नहीं होता। आई फील कि वो एक ड्रीम की तरह था जिसमें डिवाइन इंटरवेंशन था। इट वॉज ऑल गॉड्स प्लान एंड दे से ऑडियंस इज़ द किंग। तो आई थिंक जो भी हुआ है वो उनकी ब्लेसिंग्स, ऑडियंस की ब्लेसिंग्स की वजह से, उनकी एक्सेप्टेंस की वजह से हुआ है। अभी भी टच में हैं आप लोगों से, या बातें होती हैं, या अभी कॉर्डियल हैं आप? यू मीन आई मीन स्टारकास्ट को एक्टर से? कुंडली भाग्य शो से आई एम कॉर्डियल विथ एवरीवन, बट अभिषेक कपूर इज़ द क्लोजेस्ट टू मी। वो आई फाउंड अ ब्रदर इन हिम फ्रॉम दैट शो। और लोगों से बात मुलाकात होती है कुछ ऐसी? ऑन एंड ऑफ, कभी कभी सब लोग अपनी अपनी लाइफ में और अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी हो जाते हैं। लाइफ मूव्स ऑन, तो इट हैज़ मूव्ड ऑन फॉर देम एंड मूव्ड ऑन फॉर मी ऑल्सो। कैसा था मतलब बिहाइंड द कैमरा मूवमेंट आपका स्टार का, को स्टार के साथ बताना चाहेंगे? कई दफ़ा हम लोग भी जाते थे, देखते थे, सब कुछ होता था, बट कैसे बॉन्डिंग रहती थी, और क्या कुछ वो बॉन्डिंग आज भी उतनी मजबूत रह पाती? क्योंकि कई बार होता है लोग भूल जाते हैं बाहर निकलने के बाद, बट कुछ बॉन्डिंग हमेशा रह जाती है। वेल ऑनेस्टली डे 1 से लेके डे 1 ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द शो टिल द लास्ट डे ऑफ द 6th ईयर, मैं जब सेट पे जाता था मैं यही सोच के जाता था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा यहाँ पर कोई सगा नहीं है। मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, मैं यहाँ पे ऑडियंसेस को एंटरटेन करने आया हूँ, मैं यहाँ पे अपनी अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपने सीन्स करने आया हूँ। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है फ्रॉम द टॉप प्रोडक्शन हाउस, फ्रॉम एकता मैम, कि मैं इस रोल को डिलीवर करूँ, बखूबी डिलीवर करूँ, एक प्राइम चैनल, प्राइम टाइम शो को टॉप पे बनाए रखने के लिए जो मेरा योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसको बखूबी सच्चाई के साथ करूं, मेरा उसी पे फोकस हुआ करता था। तो मैं वहाँ ऑनेस्टली दोस्तियाँ बिल्कुल नहीं बनाने गया था। मैं सेट पे होता था सिर्फ और सिर्फ अपने काम की वजह से और अपने काम के लिए। या बट अभी आपने थोड़ा पहले कहा कि फैमिली में अनबन हो जाता है, इससे हुआ था थोड़ा अगर आप रिवील करना चाहें, आई मीन प्रोडक्शन से या को स्टार से क्या हो गया था, कुछ थोड़ा अगर रिवील करना चाहें? देखिए, आज अगर मेरे और मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर के बीच कुछ भी होगा, ऑनेस्टली मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो जब मैं बोलता हूँ कि ये प्रोडक्शन हाउस मेरा परिवार था, है और रहेगा, तो परिवार में थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे जब होती है तो वो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे बीच में ही रहे। चलिए, कभी आपने वो चीज़ें फेस की हैं कि आपका सिलेक्शन किसी शो में हो गया, बट आपको बाद में पता चला, आई मीन रातों रात पता चला कि आप नहीं हो शो में? कभी हुआ? 2 बार हुआ है। एक शो हुआ करता था, स्टार प्लस पे आता था, 1 हज़ारों में मेरी बहना। मैं सेट पे गया था और सेट पे जाने के बाद रिप्लेस हुआ। एंड रिसेंटली जी टी वी पे एक वसुधा करके शो आता है, अभी भी आया? हाँ, वहाँ से मैं रिप्लेस हुआ था बिकॉज ऑफ सम इंटरनल पॉलिटिक्स। ओके, सो बीइंग एन एक्टर, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तब कितना बुरा लगता है? आपने बोला कि सेट पर पता चला कि आप रिप्लेस हो गए। बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, रियली? बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि एज एन एक्टर स्टार्टिंग में ही हर एक्टर इतने रिजेक्शंस फेस करता है कि रिजेक्शंस की जो फीलिंग है वो
इतनी बड़ी होती है कि रिप्लेसमेंट वाली जो फीलिंग है वो उसके सामने कुछ नहीं है। एंड किसी और की पॉलिटिक्स की वजह से अगर रिप्लेस होते हैं, सो मेरा ये मानना इट्स देयर लॉस। ये उनका कैरेक्टर है जिसकी वजह से आपके साथ बुरा हुआ है। बट कर्मा इज फॉर रियल एंड गॉड इज फॉर रियल। सारी चीज़ें सर्कल बैक होके आती ही आती है। सो इट इज़ अ वेट एंड वॉच। क्या हुआ था जब आप गए थे, क्या कह के बोला गया था रिप्लेस हो गया? सेट पर आपको बोला 1000 में? ये क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है और क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बहुत लैक करता है हमारे इंडस्ट्री में। हमारे इंडस्ट्री में ऑनेस्ट लोग बहुत कम हैं। अगर आपको रिप्लेस भी करना चाह रहे हैं, वो आपको ऑन द फेस नहीं बोलेंगे दैट लिसन, बेसिक एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं ना, कि अगर आपको किसी को कम्युनिकेट करना है दैट, तो आप ऐसे करोगे। आई बिलीव कोई भी एजुकेटेड इंसान होगा तो वो इस तरह से कम्युनिकेट करेगा कि इनडायरेक्टली things didn't work out, so we will work maybe some other time in some other project, but we are looking forward to work with you. ये तरीका होता है। यहाँ पे जो मैंने 2 बार फेस किया है, पहली बार मुझे ये बोला गया था कि आज का शूट कैंसिल हो गया है, हम 1-2 दिन बाद करेंगे। अब मुझे बाद में पता चला कि some other actor is doing it। और जो भी सेकेंड टाइम जो ऐसा हुआ था उसमें मुझे बोला गया था कि लोकेशन में कुछ इश्यू है, सो हम दूसरी लोकेशन रेकी करने के लिए जा रहे हैं। सो ये जो बेसिक मैनर्स है, जो एटिकेट्स है एंड जो एक कम्युनिकेट करने का तरीका होना चाहिए, वो मिसिंग है। बट विच इज़ ओके, वो उनका कैरेक्टर है। तो मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो एजुकेटेड बिहेव करे या वो वैसे बिहेव करे जैसे हम करते हैं दूसरों के साथ। सो गॉड ब्लेस देम। बट आप बहुत पॉजिटिव हैं और टचवुड ऐसे ही होना चाहिए हर इंसान को। बट जो भी एक्टर देख रहे हैं, जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, उनको इस तरह से झेलना पड़ता है, वो टूट जाते हैं, बहुत लोग टूट जाते हैं, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं है। हर इंडस्ट्री में हर इंसान को हार्ड वर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, फोकस्ड रहना पड़ता है, डेडिकेटेड रहना पड़ता है, हर दिन शो अप करना पड़ता है। सो सिर्फ जो अपकमिंग एक्टर्स है या एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डोंट बी हार्ट ब्रोकन, जस्ट शो अप ईच एंड एवरी डे। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका काम कब बन जाएगा, आपको ऑडियंसेस कब एक्सेप्ट कर लेंगे। आप बस लगे रहो, बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क, बी सिंसियर विथ योर वर्क and have faith in yourself, work on your craft and have faith in God's plan. ओके, सो मेरे पास कुछ सवाल हैं जो फैंस ने आपसे किए हैं, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। पहला है कि लोगों ने कहा कि हमने सुना है कि आपने अपने किरदार लुक को खुद ही हेयर डिज़ाइन करते हो या सब कुछ करते हो। पृथ्वी मल्होत्रा के लुक के लिए कितना संजय गगनानी खुद थे या कितना स्क्रिप्ट का हिस्सा था? पृथ्वी मल्होत्रा के लिए संजय गगनानी 0.01% भी नहीं थे। वो एक अलग ही इंसान को मैंने पोर्ट्रे किया था। एंड लुक, यस, एज एन एक्टर, यू नो, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस आप चीज़ें डिस्कस करते हो विद द क्रिएटिव टीम कि यू नो आई लुक एट दिस कैरेक्टर इन दिस मैनर। वो उसकी हेयर स्टाइल ऐसी होगी, उसकी आईब्राउज ऐसे होंगे, वो इस तरह से स्माइल करेगा, वो इस तरह के कपड़े पहनेगा, वो इस तरह के जेस्चर्स करेगा। व्हाट डू यू थिंक? तो ये एक इनपुट होता है, एक इनपुट होता है, एक कोलैबोरेटिव यू नो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है जो डेफिनेटली मैं फॉलो करता हूँ। एंड हर प्रोजेक्ट में मैं प्राउडली इस चीज़ को फॉलो करता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी क्रिएटिव टीम्स के साथ कोलैबोरेट करते हो, डिस्कस करते हो, अपने इनपुट्स देते हो, तो उनके इनपुट्स और आपके इनपुट्स जब कोलैबोरेट करते हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आती है। या बहुत अच्छी बात है। कुंडली भाग में आपने कई अलग अलग लुक्स ट्राई किए हैं, राइट? जैसे बाबा वाला लुक, आपके हिसाब से सबसे पैसा वसूल डिस्गाइज लुक कौन सा था और सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल लुक आपके लिए?
अनकंफर्टेबल कोई भी नहीं, बिकॉज मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो हर प्रोजेक्ट में एक नया लुक ले आने की चाह रखता हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दो किरदार सेम नहीं देख सकते। सो कोई भी किरदार पोर्ट्रे वहाँ पे कोई भी लुक अडेप्ट करने के लिए मुझे मुश्किल नहीं हुई, बिकॉज आई इन्जॉय द प्रोसेस। मुझे वो प्रोसेस हर दिन सेट पे जाने का जो प्रोसेस है, जो वहाँ पे काम करने का जो प्रोसेस है, अलग अलग लुक्स ट्राई करने का जो प्रोसेस है, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग सीन्स एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉलो करने में। सो कोई भी ऐसा लुक नहीं था जो चैलेंजिंग था, बट येस, 2 लुक्स दैट आई एन्जॉयड द मोस्ट। एक यूनक का जो मैंने गेटअप किया था कुंडली भाग्य में, वो बहुत ही अमेजिंग था, मज़ेदार था। और एक जो रूह बाबा का जो लुक था वो बड़ा मज़ेदार था। और एक बार मैंने एक सरदार जी का भी लुक अडैप्ट किया था, जिसमें मेरी मूछें थी, जो मैंने पगड़ी पहनी थी, वो भी बहुत मज़ेदार था। दिल्ली सोप की शूटिंग आपने पहले ही बताया काफ़ी हेक्टिक होती है, बट आपने अलग अलग अब जैसे OTT है, सब कुछ जगह आप कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, वहाँ आपकी क्रिएटिव फ्रीडम कितना मिलता है? आपको क्या लगता है कि कितना अलग है टीवी से? मुझे ऐसा लगता है कि अब मैंने 3 OTT के प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं एज ऑफ नाउ। एक रिलीज़ हो गया है, 2 रिलीज़ होने बाकी है। वन इज़ अ वेब फिल्म एंड वन इज़ अ वेब शो, जो इसी साल रिलीज़ होंगे। तो मेजर डिफरेंस दोनों में मैंने ये देखा कि वक्त, एक में बिल्कुल वक्त नहीं है और एक में डिसेंट वक्त है। जब आपके पास वक्त नहीं होता है तो आपको बहुत स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है, और एक में जब वक्त है तो आपके पास उस वक्त को यूटिलाइज करने का वक्त है। आप रोल के लिए होमवर्क करते हो, प्रेप करते हो, रीडिंग्स करते हो को एक्टर्स के साथ, एंड ऑन सेट भी बहुत आराम से वक्त लेके सीन्स को एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। सो ये एक मेजर डिफरेंस है। बट ऑनेस्टली एज एन आर्टिस्ट आई एम ओके विद बोथ। अगर मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं उस चीज़ को एज अ चैलेंज लेता हूँ कि कम वक्त में भी मैं सीन को कितना अच्छे से कर पाता हूँ, और अगर वक्त है तो भी मैं उस सीन को बखूबी, सिंसियरिटी और अटमोस्ट ऑनेस्टी के साथ कैसे कर पाता हूँ। बिल्कुल। आपको कभी डर लगा कि इंडस्ट्री में आपको सिर्फ नेगेटिव रोल्स ऐसे ऑफर हुए? क्योंकि ऐसे ही देखते हैं लोग, क्यों होता है, टाइप कास्ट होता है, ऐसा लग जाता है। क्या इस इमेज को तोड़ने के लिए आपको कोई अलग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ी या डर नहीं लगा, बस हंसी आती थी कि अगर एक रोल वर्क कर गया, ऑडियंसेस ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप उसी के पीछे पड़ गए हो। हंसी आती थी ऑनेस्टली। वैसे रोल ऑफर होते, राइट? हाँ, बट उसके बाद वैसे रोल्स मुझे बहुत ऑफर हुए। आई डिडंट टेक इट अप ऑनेस्टली। क्यों? इट वॉज माई पर्सनल चॉइस। मुझे कुछ अलग करना था। मैं प्रोजेक्ट्स इसलिए करता हूँ ताकि मैं अगर कोई रोल पोर्ट्रे करूँ, कोई किरदार निभाऊँ, तो मुझे उससे खुशी मिले। अगर मुझे खुशी मिलेगी तो ऑडियंसेस कन्विंस होंगे, वो खुश होंगे। अगर मैं ही कन्विंस नहीं हूँ तो मैं उस किरदार में कन्विक्शन नहीं डाल पाऊँगा, और अगर कन्विक्शन नहीं डाल पाऊँगा तो ऑडियंसेस कन्विंस नहीं हो पाएंगे, तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उस प्रोजेक्ट के बाद, उस रोल के बाद मैंने उस तरह का रोल नहीं किया। मैंने एक वेब फिल्म की जिसमें मैंने एक STF ऑफिसर का रोल प्ले किया, एंड उसमें मुझे ऐसी किक मिली है कि ट्रस्ट मी, जब वो अगले 3-4 महीने वो फिल्म रिलीज होगी, ऑडियंसेस विल बी रियली हैप्पी टू सी अ डिफरेंट अवतार ऑफ मी। उनको यकीन ही नहीं होगा कि ये वही इंसान है जिसको उन्होंने कुंडली भाग्य में देखा था। जी बिल्कुल। हम आपको अक्सर ओल्ड एज होम में देखते हैं। इस ग्लैमर की दुनिया के बीच ये सोशल वर्क आपको किस तरह से सुकून पहुंचाता है? बहुत सुकून देता है ऑनेस्टली। मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें ये लाइफ इसलिए दी गई है कि, सिर्फ इसलिए नहीं दी गई कि हमें इसको जीना है और खुद के लिए जीना है। हमें इसलिए दी गई है कि हम वो सारी चीज़ें फील कर सके जो हमारे आस पड़ोस में लोग हमें फील करवाते हैं। अब हम इस प्लांट को देख के कैसा फील करेंगे? दैट इज़ लाइफ। आपसे बात करके मुझे कैसा फील हो रहा है, वो लाइफ है। तो इसी तरह से
हमें वो स्ट्रेंथ दी गई, वो अपॉर्चुनिटी दी गई कि हम लोगों को अच्छा फील करा सकें। हम किसी की मदद करके, सिर्फ मदद ना करके, किसी को 2 अच्छे शब्द बोल के अगर उनको अच्छा फील करवा सकते हैं तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। इट्स अ ब्लेसिंग कि हमें वो ताकत दी गई है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उस ताकत की वजह से अगर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। आई थिंक हम में वो स्ट्रेंथ है जो दूसरों में नहीं है, तो उसको यूज़ करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा कौन सा रूमर है आपके बारे में जो 100% सच है लेकिन आपको हमेशा उससे डिनाई करना पड़ता, सच नहीं है, आपको डिनाई करना पड़ता है? ऐसा कौन सा रूमर जो सच नहीं है और डिनाई करना पड़ता है? डिवोर्स का। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं अभी परसों ही देखा इंस्टाग्राम। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ, मतलब आई थिंक नेगेटिविटी इतनी अट्रैक्ट करती है लोगों को कि काम की बजाय वो इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं आजकल। सो आई जस्ट वांट, आपके मीडियम के ज़रिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि वो रूमर है, और रूमर का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। उस रूमर को रूमर ही समझिए एंड अपने दिल और दिमाग से फ्लश आउट कर दीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं एज एन एक्टर आपको एंटरटेन करूँ, एंड गॉड्स ग्रेस मेरी पर्सनल लाइफ में सब कुछ अच्छा है। बट आप लोग कैसे रेट करते हो? जब बहुत पहले भी ये खबर आई थी, अभी मैंने बोला ना 2 दिन पहले भी है, तो ये बीच में जो इस तरह से खबरें, रूमर्स उड़ने लगती हैं, तो जब आप लोग इस तरह से खबर देखते हो तो हंसते हैं हम लोग, हंसते हैं। मैं और पूनम हम दोनों हंसते हैं, क्योंकि हम दोनों को पता है कि हम दोनों के बीच क्या है। हमारी फैमिली को पता है कि हम दोनों गॉड्स ग्रेस बहुत खुश है एक दूसरे के साथ। दुनिया क्या बोलती है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड वी वर ऑलवेज रेडी एज एक्टर्स। हमें पता था कि ये सारी चीज़ें कभी ना कभी होती रहती है, एंड दिस टू शाल पास। पहली बार आता है तो लोग शायद थोड़ा हट हो जाते हैं, फैमिली वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो फैमिली वालों का रिएक्शन था कुछ ऐसा, ये क्या है? देखिए, हम अपनी फैमिली के साथ सुबह और शाम बात करते हैं। सुबह और शाम के बीच अगर कोई ऐसी रूमर आए तो उनको भी पता है कि कुछ घंटों में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं होगा। उनको भी पता है कि ऐसी रूमर आती है, एंड क्योंकि इतने साल हो गए एज एन एक्टर, तो उनको भी पता है कि ये इट्स जस्ट अ रूमर, ये भी आगे चले जाएंगे। आप और पूनम एक जब घर पे होते हो, आप एक दूसरे के काम को जज करते हो, आई मीन क्रिटिक होते, कहते हैं ना बेस्ट क्रिटिक होते हैं, तो जज करते हैं या फिर सराहना करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा? जब अच्छा करते हैं तो दिल खोल के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और जब एक दूसरे की परफॉर्मेंस में कुछ ऐसी चीज़ है जो इम्प्रूव हो सकती है, तो हम एक दूसरे के साथ एक्टर नोट्स शेयर करते हैं कि इसको कुछ ऐसा करने की पॉसिबिलिटी थी, अगली बार देख लेना। सो इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिसमें आप क्रिटिसाइज कर रहे हो बट यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ पाथ विच हेल्प्स यू ग्रो एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर आपको मौका मिले अपनी लाइफ में रिवर्स बैक जा करके, चूँकि 16-17 साल इंडस्ट्री में हो गए, राइट, 2010 से, या तो अगर आपको बैक जाके कुछ चीज़ें फिर से रीसेट करने का मौका मिले तो आप क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगे लाइफ में? कुछ भी नहीं, नथिंग। क्योंकि मुझे पता है, मेरे इनर वर्ल्ड को पता है कि मैं हमेशा सही रास्ते पे था। मैंने हर प्रोजेक्ट में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म और द चैनल, बी इट अ लॉन्ग 6 years रोल और कैमियो रोल, या 2 दिन का रोल, या 3 दिन का रोल, या कुछ घंटों का रोल, मैंने हर प्रोसेस को एंजॉय किया है, हर रोल को ईमानदारी से निभाया है, अपना 100% दिया है। तो फिर मैं क्यों चेंज करना चाहूँगा? अगर मैंने अब किसी काम में चोरी की होती तो शायद वो चीज़ मेरे दिल में रह जाती कि शायद मुझे वो चोरी नहीं करनी चाहिए थी, पर मैंने आज तक चोरी नहीं की है। गॉड इज़ द विटनेस। बट जब पीछे पलट देखते हैं तो कोई रिग्रेट होता है लाइफ में? रिग्रेट्स बस इस चीज़ का है कि मैं बहुत इम्पल्सिव स्पेंडर हूँ। अपने फिनेंसेस को थोड़ा सा और अच्छे से हैंडल करता तो आज मैं 10-fold और बेटर पोजीशन पर होता।
बट ऐसा नहीं कि आज नहीं हूँ, गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ग्रेस टचवुड सब कुछ है, बट फिर भी यू ऑलवेज वांट टू बी इन अ मच बेटर पोजीशन। होता ना, इंसान है हम, एक्टर जितना होता है हमेशा कम ही लगता है। सो या आई कुड हैव हैंडल्ड माय फाइनेंसेस बेटर। एंड मैं एक्टर्स, सारे एक्टर्स से यही कहना चाहता हूँ जो भी नए एक्टर है, कि अगर आप एक अमाउंट कमाते हो, मेक श्योर कि 50% इन्वेस्ट कर लो जी, सब मत उड़ा देना मेरी तरह। सो मैंने एक लग्जरी कार ली थी, मैं अब्रॉड ट्रिप्स पे, मतलब बट ऑनेस्टली उतना रिग्रेट भी नहीं है, बिकॉज मैंने एंजॉय किया, अपनी लाइफ को भी बहुत एंजॉय किया। बट रिग्रेट बस इस चीज़ का कि थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए था, तो वो अभी तक बहुत ग्रो कर चुका हो, बहुत लेटर ऑन मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया लाइफ में। सो या फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एक्टर्स। दिस इज व्हाट आई वुड वांट ये टू, समझ होनी चाहिए। या कहते हैं ना, पैसा ये कहता है कि आप मुझे सेव करो, बाद में मैं आपको सेव करता हूं। या योर मनी शुड वर्क फॉर यू एंड योर मनी शुड डेफिनेटली ग्रो। एंड फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, आई कॉल इट फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, इट विल हेल्प यू। क्या बातें होती पूनम और आपको लेकर के इन फ्यूचर, लाइफ को लेकर के, प्लानिंग को लेकर के, फैमिली प्लानिंग को लेकर से आप कुछ क्या चलता है? वी ऑलवेज बिलीव कि गॉड्स प्लान इज अबव एवरीथिंग। सो जब हम पहली बार मिले, या जब मैं एक्टर बना, वो एक्टर बनी, तब से लेके आज तक हमने ये देखा कि हम जो प्लान करते हैं वैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता, होता वही है जो उनका प्लान होता है। सो इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो इट्स द सेम। बहुत बार मैंने ये कोशिश की कि मैं काशी जाऊँ, बैग्स पैक्ड है, फ्लाइट बुकड है, नीचे ड्राइवर वेट कर रहा है, लेकिन नहीं जा पाए, घर से बाहर नहीं निकल पाया। सो इट्स ऑल गॉड्स प्लान। बट फैमिली प्रेशर होता है कि अब फैमिली प्लानिंग करो, समय हो गया है ना, क्योंकि ऐसा होता है, लोग फैमिली वाले बोलते हैं बार बार। या ऑफ कोर्स हर फैमिली चाहती है कि फैमिली एक्सपैंड हो, सो वो भी गलत नहीं है, बट दे ऑल्सो नो कि हम बस कोशिश कर सकते हैं, बाकी इट्स ऑल गॉड्स प्लान। आपका कोई ड्रीम है जो आप अपने इन फ्यूचर, वो एक कहते हैं ना, एक एक्टर का एक ड्रीम होता है, वो किरदार वो करना चाहता है एट एनी कॉस्ट? Yes, I want to play an Indian soldier on screen. Yeah, I'm very patriotic and मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैंने एक इंडियन सोल्जर प्ले किया, आई वुड डू इट वेरी वेल, बिकॉज माई रियल लाइफ परसोना वुड रिफ्लेक्ट ऑन स्क्रीन। जब आपने मुझे पूछा कि संजय गगनानी कितना पृथ्वी मल्होत्रा है, मैंने कहा 0.01% भी नहीं, और ऑडियंसेस ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। सो नाउ जस्ट इमेजिन इफ आई ब्रिंग संजय, द पेट्रियोटिक संजय, इन अ रोल, तो मैं कितना अच्छे से कर पाऊंगा, एफर्टलेसली कर पाऊंगा। सो आई थिंक इट्स माई ड्रीम टू प्ले एन इंडियन सोल्जर ऑन स्क्रीन। आज अपने फैंस को, अगर आपका कोई एक सीक्रेट आपको रिवील करना, हालांकि आपके फैंस सब कुछ जानते हैं, फिर भी अगर एक सीक्रेट रिवील करना जो शायद किसी को नहीं पता, वो क्या होगा? मैं बहुत चॉकलेट्स खाता हूँ, मैं डार्क चॉकलेट्स बहुत खाता हूँ, एंड मुझे इम्प्रेस करने का, मुझे अट्रैक्ट करने का ये सबसे आसान तरीका है कि मुझे कोई डार्क चॉकलेट गिफ्ट करे। क्या बात है, आई एम श्योर फैंस को पता चलेगा। चलते चलते फैंस को क्या कहना चाहेंगे? हालांकि बहुत सारी बातें अभी और भी थी, बट टाइम नहीं है, हम फिर कभी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। फैंस को क्या कहना चाहेंगे? इतना भर भर के प्यार देते हैं, एज ए विलन, एज ए हीरो, क्या कहेंगे आप? जितना थैंक यू बोलूँ कम है। सो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आज तक सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। 2026 में 2 रिलीजेस हैं, मेजर रिलीजेस, वन इज़ अ वेब फिल्म एंड वन इज़ अ वेब शो। आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने की पूरी कोशिश की है मैंने। आई होप उसी तरह आप मुझे प्यार दें और इन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को भी प्यार दें। थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर आपके फैंस को भी बहुत अच्छा लगेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहें, लोगों को एंटरटेन करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच।